सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम, कंपनी अकाउंट्स में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये भी टॉपिक पहले आपके सिलेबस में नहीं था ओल्ड स्कीम में, ये सी एंटर में था। सी एंटर से एज इट इज कट पेस्ट कहाँ पे किया गया, सी ए फाउंडेशन में। सर एक बार का बता दो ना कि फाउंडेशन में कौन कौन से टॉपिक एंटर किया है, जान के क्या ही कर लोगे, वैसे भी हम न्यू स्कीम वैसे ही पढ़ना है, वैसे ही पढ़ना है। फिर भी इच्छा है तो बता देता हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, सिंगल एंट्री सिस्टम, है ना, कुछ एलएलपी की प्रोविजंस, बोनस एंड राइट इशू, इतनी सारी चीजें इंटर की फाउंडेशन में आई है। समझ में आया क्या? एलएलपी की जस्ट थोड़ी बहुत थ्योरी प्रोविजंस है, बाकी पूरा डिटेल नहीं। काउंटिंग है उसकी, है ना, बहुत बहुत ऐसा समझो कि निग्लिजिबल, ज्यादा नहीं। हाँ, पार्टनरशिप में है। और हटा है क्या, पहले के एवरेज ड्यू डेट नाम का एक टॉपिक था, कंसाइनमेंट नाम का एक टॉपिक था, अकाउंट करंट नाम का एक टॉपिक था, गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस नाम का एक टॉपिक था। ये टॉपिक हटा दिए और चार हटाए और आए कितने, छह चीजें आई है ना। तो इन शॉर्ट सिलेबस बड़ा ही है। आ जाओ बेटा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं सबको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, हेडिंग दो, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लो बेटा लिखो, थैंक यू भाई। रिडम्पशन, थैंक यू सर, थैंक यू। ये सिर्फ रख दे यार रोहित, रुक जा, मैं है ना बस एक ले लेता हूँ। और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ इंटर का एग्जीक्यूटिव में भी था, इंटर में भी था, देखा? रोहित को मालूम है कि नहीं? अभी मैंने इन बच्चों को वही बोला कि इंटर से हट के तुमको कहाँ पे आया, फाउंडेशन में। ये रोहित का कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है बच्चों, हाँ। ये तीनों एक साथ लिए तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, PREFERENCE। तुझे प्रेफरेंस चाहिए ना जीवन में, प्राथमिकता, प्रियोरिटी। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पहले तो रिडम्पशन का मतलब समझ लो, रिडम्पशन क्या होता है। रिडम्पशन का मतलब होता है, या पूरे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग एक साथ लिख देता हूं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मींस रीपेमेंट ऑफ, क्या लिखा मैंने, रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, प्री नहीं, री, आरी, वापस करना। रिडम्पशन मींस वापस करना, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू द respective preference share holders। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस करना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस करना। इस वापस करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडम्पशन। और प्रेफरेंस शेयर वापस कर रहे तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। चल बहुत इजी है तो,
मतलब भूतकाल में कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसे रेस किए होंगे, अब अपना प्रेफरेंस शेयर कंपनी वापस लेकर के उनका पैसा उनको वापस कर रही है। प्रेफरेंस शेयर वापस लेकर के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा लौटा देना, वापस करना, रिटर्न करना, रीपेमेंट कर देना, इसी प्रोसीजर को रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। इशू की एंट्री तो आपने ऑलरेडी पास कर ली, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वन एंड सेम थिंग। हाँ, एंट्री सेम ही है ना सबकी। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स की एंट्रीज आपने पास किया, जैसे इक्विटी शेयर्स की थी वैसी प्रेफरेंस शेयर्स की। अब हम लोग इशू कर रहे हैं कि रिडम्पशन करेंगे? रिडम्पशन। शेयर जब इशू किया था तब कंपनी के पास पैसा आया था, रिडम्पशन में कंपनी पैसा वापस कर रही है। तो हम लोग किसकी एंट्री कर रहे हैं? वापस करने की, रीपे करने की। समझ में आया सभी को? अब ध्यान से सुन। अच्छा, एक और चीज बता दे तो, फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होगा, पार्टली पेड का रिडम्पशन नहीं होगा। और एक चीज अगर आपको पता नहीं होगी तो ध्यान रख लेना, कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स जो इशू करती है उसका मैक्सिमम पीरियड मेरे बच्चों 20 साल ही रहेगा, 20 ईयर्स। 20 ईयर्स से ज्यादा के पीरियड के लिए कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है। सर जो आप बोल रहे हो लिख के दे दो। ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी redeemed no company can issue irredeemable preference shares maximum period of redemption is 20 years। यानी कोई कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो उस प्रेफरेंस शेयर्स का मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडम्पशन कितना रहेगा? 20 ईयर्स। यानी 20 साल से ज्यादा के समय के लिए कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। मान लो किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था प्रेफरेंस शेयर्स 12 ईयर्स के लिए, चलेगा क्या? चलेगा। प्रेफरेंस शेयर इशू किया 13 ईयर्स के लिए, चलेगा? चलेगा। सर 13 ईयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू करने का हिंदी में मतलब क्या है? अरे 13 साल के लिए तुम्हारा पैसा यूज करेंगे, 13 साल बाद वापस कर देंगे। 20 साल चलेगा क्या? चलेगा। 21 ईयर्स नहीं चलेगा। सो मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडम्पशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013, इसका सेक्शन 55 है जहां तक मुझे लगता है ना। एग्जैक्ट सेक्शन तो मुझे भी याद नहीं, शायद आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे तो समझ में आए। आपका कंपनी एक्ट हुआ नहीं ना अभी तक, कंपनीज एक्ट, तो उसमें कंपनीज एक्ट में शायद रहेगा आपको, है ना। बाकी डिटेल में लॉ की जानकारी तो मुझे भी नहीं है, सेक्शन नंबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। सेक्शन 55 ही है जहां तक मुझे लगता है। सो सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट, रिडम्पशन का सेक्शन एक बार चेक कर लो तो। रिडम्पशन का सेक्शन, रुको ना, ये इसके अंदर में भी मॉड्यूल में दिया है इन्होंने। हाँ, सेक्शन 55। So section 55 of the Companies Act 2013 says that no company can issue preference share for a period more than 20 years। बट हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो और प्रेफरेंस शेयर इशू करके आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए वो प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा यूज करते हो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बना रहे, ब्रिज बना रहे, डैम बना रहे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिलेटेड कंपनी हो और आप प्रेफरेंस शेयर इशू करके वो प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे हो, तो उस समय ये 20 ईयर्स का जो पीरियड है ये बढ़ करके कितना हो जाएगा? 30। सर वो भी लिख दो ना फिर।
but in case of infrastructure based company above parade will be 30 years. अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी हो तो आपके लिए वो पीरियड कितना हो जाएगा 20 से 30। सर क्या लॉजिक है इसके बचे? अरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बहुत साल लगते हैं ना रे, रोड बन ही रहे 15-15 20-20 साल 25 साल तक, या रोड बन गए 10 साल में, फिर 20 साल तक वो जो बिल्डर है वो उसका टोल खाएगा, ये सर नो, इसीलिए वहां पे पीरियड बढ़ा के दे दिया, और कोई लॉजिक नहीं। अदरवाइज 20 साल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए है तो 30 साल, यानी प्रेफरेंस शेयर इशू करके आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो पैसा है, जो कैपिटल है, कितने साल तक आप इंटैक्ट यूज कर सकते हो? 20 इयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में 30 इयर्स। 30 साल के बाद वापस करना पड़ेगा, और ये मैक्सिमम पीरियड है, ये मैक्सिमम पीरियड है बच्चों, ये मैक्स वर्ड लिख देना यहाँ पे। अच्छा यहाँ ऊपर वाले में तो लिखा ही है, नीचे लिख लेना मैक्सिमम 30 इयर्स। 30 से कम चलेगा, 20 से कम चलेगा। कुछ बात समझ में आ रही क्या? लेकिन 30 इयर्स है तो एक और कंडीशन है, सब्जेक्ट टू वन कंडीशन। अगर आपको आपके प्रेफरेंस शेयर्स का जो टोटल पीरियड है बच्चों वो 30 इयर्स अगर रखना है तो उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है, अब रखो 30 इयर्स, कोई दिक्कत नहीं, 21st ईयर से मिनिमम हर साल 10% रिडीम कर देना। कौन से साल से? 21st ईयर। तुम बताओ तो 21st से 30th ईयर कितने साल होते हैं? 10 साल। हर साल मिनिमम 10% रिडीम करोगे तो 10 साल में 10 into 10 100% खत्म हो जाएगा क्या? बस ये कंडीशन तुमको रखना है ना 30 ईयर। तुम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं ना, 30 इयर्स मैक्सिमम पीरियड रहेगा। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है? दैट फ्रॉम 21st ईयर डैश मिनिमम रिडम्पशन will be 10% पर एनम। डायग्राम के हिसाब से बता दो। मान लो ये 0 से लेके 20 साल तक का पीरियड है, और उसके बाद में ये 21st ईयर है, ये 30th ईयर है, तो इस पीरियड में ईच ईयर हर साल मिनिमम 10% रिडम्पशन होना चाहिए क्या? यस। 21st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, तो 10 साल में हर साल मिनिमम 10% होगा, तो ऑटोमेटिक 30th ईयर में 100% रिडीम हो जाएगा क्या? सर अगर किसी को 30वें साल में एक साथ पूरा 100% रिडीम करना है तो नहीं चलेगा। कंडीशन है, बोला है ना, 21st ईयर से मिनिमम हर साल 10% रिडीम करो। सर इसके पीछे का क्या लॉजिक होगा? इसके पीछे लॉजिक बड़ा सिंपल है। तुमने प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगाया, पहले 20 साल मांगा है क्या पैसा? पहले 20 साल रिडीम किया है क्या? नो ना। 21वें साल से तो करो कम से कम। 20 साल में तो कमाई चालू कर दिया होगा ना उस इंफ्रास्ट्रक्चर से, 21st ईयर से तो रिडम्पशन करना चालू करो। समझ में आया क्या? तुम्हारी एग्जाम को 1 साल टाइम था, पहले 8 महीने आपने पढ़ाई नहीं किया, 9वें महीने से तो पढ़ाई चालू करो। 9, 10, 11, 12 4 महीने तो पढ़ो। बस वही सिंपल सा लॉजिक है। आप इतना ध्यान रखना, 30 ईयर का आपको बेनिफिट चाहिए, 30 इयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा यूज करना चाहते करो, 21st ईयर से मिनिमम 10% करना है। अब एक सवाल पूछूंगी आपको, मान लो मैक्सिमम 30 ईयर है, साक्षी ने बोला मैं एक ब्रिज बना रही हूँ, 25 साल के लिए ही मुझे प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा यूज करना है। इसने मार्केट में प्रेफरेंस शेयर इशू किया, इशू करते समय टर्म्स एंड कंडीशन में लिख दिया 25 साल बाद रिडम्पशन होगा। तो तुम बताओ
21st ईयर से इसको मिनिमम कितना रिडीम करना होगा? 10% मिनिमम है, बट 25th ईयर में पूरा रिडीम करने के लिए हर साल कितना करेगी ये? 20। तब कहा जाके 21वें से 25वें साल में 5 साल आते हैं ना, तो हर साल कितना करेगी ये? 20 मिनिमम 10% की भी कंडीशन पूरी हो गई। कोई बच्चा बोलेगा सर नहीं, लॉ को मैं एज इट इज अप्लाई करूंगा, मिनिमम 10 बोला है और इसका मान लो 21st से लेके 25th ईयर तक है, मान लो ये हर साल कितना करेगी? 10%, 10%, 10%, 10% और लास्ट ईयर में कर लेगी 60%। चलेगा ये भी, कंडीशन तो पूरी हो रही है ना। हर साल कितना बोला था? मिनिमम 10, 10 की कंडीशन पूरी हो रही है। देखो कोई भी साल 10 से कम नहीं है, 10 10 10 10 60, कोई साल 10 से कम है क्या? चलेगा। समझ में आए? कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक साथ 100 नहीं चलेगा, फिर एक साथ 100 किया तो 10 वाली कंडीशन ब्रेक हो जाएगी ना। तो अगर 25वें साल में, हाँ 21st ईयर में तू एक साथ 100 कर दे तो फिर अगले साल कुछ बचेगा ही नहीं, हो गया। समझा ना? पर एक साथ 100 यहाँ लास्ट ईयर में नहीं हो पाएगा। लास्ट ईयर में तो बोलेगा मैं एक साथ 100 करता, नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पहले के साल में फिर रिडम्पशन होगा ही नहीं। मतलब डन? तुमको कंडीशन समझ में आई? गावरान भाषा में बताता हूँ। 30 साल का अगर पीरियड है तो 21वें साल से मिनिमम 10-10% पैसा वापस करना शुरू करो। क्लियर? डोंट वरी, इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल अभी तक आया नहीं। रिडम्पशन पे आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अभी तक आया नहीं है। इंटर में भी पहले आया नहीं था, क्योंकि कंडीशन सिंपल है। जो भी आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है, टोटल उसका हर साल का 10% रिडीम करना स्टार्ट कर दो। रिडम्पशन की एंट्रीज आएगी, पर आपको रिडम्पशन की एंट्रीज आएगी। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, किस पे? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे। चलो ये लिख लिया सभी ने? सिर्फ फुल्ली पेड का ही रिडम्पशन होगा, पार्टली पेड का रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है। इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर आज के डेट में कोई कंपनी इशू नहीं कर सकती है। मैक्सिमम पीरियड 20 साल है। अगर 30 साल मैक्सिमम पीरियड आप रखना चाहते हो तो 21st से 30 ईयर तक हर साल मिनिमम 10% करना है। 30 ईयर का जो पीरियड है वो कौन से केस में रहेगा? इन द केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, अगर प्रेफरेंस शेयर्स वो रेज कर रही है, कैपिटल रेज कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो वहां पे मैक्सिमम पीरियड 30 ईयर्स। सिंपल है प्रोविजन। कोई किसको इसमें डाउट है? थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट बताओ अभी इसका, ध्यान से सुनना। इसी के आगे आप लिखोगे नॉन स्टॉप, हाँ, ब्रेक नहीं करना है बीच में। अब देखो एक केस बता रहा हूं, आप सभी लोग जानते हो कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने का मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करना। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करना। यस और नो? अभी ध्यान से सुनना। मान लो आपको समझाने के लिए, एक प्रेफरेंस शेयर है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, एक प्रेफरेंस शेयर है ऑफ ₹100, कंपनी उसे रिडीम कर रही है 20% प्रीमियम। ऑन रिडम्पशन बोलो अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट, पैसा मनी रोकड़ा, पैसा, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन। ऑल सेट? मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, यहां पे नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसमें? नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, कैपिटल 100 एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है बच्चों? 20। अच्छा, ये प्रीमियम अच्छा है या बुरा है? हम तो हर बार कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना। अरे नुकसान है, प्रीमियम मिल थोड़ी रहा है, देना पड़ रहा है। शेयर इशू करते हैं तब जो प्रीमियम मिलता है वो फायदा है। 10 का शेयर 12 में इशू कर रहे हैं, 13 में इशू कर रहे हैं, फायदा है।
बट यहाँ पे प्रीमियम मिल नहीं रहा है, उल्टा दे रहे हैं, कंपनी प्रीमियम पे कर रही है, तो ये तो एक प्रकार से लॉस हो गया ना कंपनी का। 100 के लिए 120 रुपीस पे कर रहे हैं 100 के लिए। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा ऐसा जो लेक्चर रिकॉर्डेड देख रहे हैं ना, उसको बीच में थोड़ा सा वो क्या कहते हैं इसको, नहीं नहीं नहीं, इसके लिए एक अच्छा वर्ड है ना रे, थोड़ा सा वो लिथर्जी दिखेगी आपको लेक्चर में। हाँ, यॉन यॉन है ना, तो वो रहेगा, वो दवा के कारण है, नहीं तो और बोलेगा मास्टर क्या करके खा पी के आया। हाँ, सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है 20, और नॉमिनल वैल्यू कितना है बेटा 100। अब मेरा आपसे बहुत छोटा सा सवाल है बच्चों, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के कारण प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? सवाल समझ में आएगा सभी को? सवाल समझा गया? सवाल समझा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के कारण प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। बढ़ता कब है फिर? इशू करते समय, वापस लिया तो कम। अच्छा, शेयर कैपिटल कम होने की और कोई एग्जांपल है क्या आपके पास? बोलो। वेरी गुड, फॉरफीचर कम थोड़ी होता है बोनस से तो बढ़ता है। फॉरफीचर में भी कम होता है ना, शेयर इशू किया तो कैपिटल बढ़ेगा, फॉरफिट किया तो कम। शेयर इशू किया तो कैपिटल बढ़ेगा, इशू किया हुआ शेयर प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर लिया, वापस ले लिया तो कैपिटल कम। सो रिडम्पशन से भी तो कम होता है ना, रिडम्पशन से आपका कैपिटल कम होगा। अभी ध्यान से सुनना सब लोग, रिडम्पशन से भी आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होगा? कम होगा। अब यहां पे एक सबसे बड़ी तकलीफ है बच्चों, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रहा है मतलब, ध्यान से सुनना, मान लो मैंने शायद आपको एग्जांपल दिया था इसका, कैपिटल कम हो रहा है उसका एग्जांपल दिया था। मेरा एक कोई बिजनेस है जिसके अंदर में मेरा 1 करोड़ रुपए लगाया हुआ है, मैंने आप सभी से 50-50 हजार रुपए और लिए। मैंने बोला बच्चों देखो इस बिजनेस में 1 करोड़ का कैपिटल लगाया हुआ है, बस और 10 लाख और चाहिए, आप सब लोग मुझे 50-50 हजार रुपए दे दो और 10 लाख हो जाएंगे तो 1 करोड़ 10 लाख में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने पास। तो आप सबने पूछा सर आपका कितना पैसा लगाया हुआ है? मैंने बोला 1 करोड़ रुपए। तो आप सब लोग 50-50 हजार देने के लिए तैयार हो गए, और जैसे आपने 50 हजार रुपए दे दिए मुझे उधार, आप तो क्रेडिटर हो, मैंने मेरा लगाया हुआ 1 करोड़ बिजनेस से निकाल लिया। बताओ आपको सही लगेगा गलत लगेगा? गलत लगेगा, बिल्कुल सही है। थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स क्या बोलेंगे, हमने ये देखा था कि ओनर का धंधे में पैसा लगाया हुआ है, हमने बिजनेस में ओनर का कैपिटल स्ट्रक्चर देख करके पैसे उधार दिए थे, तुमने तो तुम्हारे कैपिटल स्ट्रक्चर को ही कम कर दिया, तुमने तो तुम्हारे कैपिटल स्ट्रक्चर को ही कम कर दिया। बोलो ये सही है गलत है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स? गलत है। तो यहां पे जैसे ही कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किया, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर CAPITAL कैपिटल स्ट्रक्चर कितने से कम हुआ? 100 से 20 से 120 से? कैपिटल स्ट्रक्चर वेरी गुड 100 से। मैंने बैंक बैलेंस कितने से कम हुआ ये थोड़ी पूछा, मैंने क्या पूछा? कैपिटल स्ट्रक्चर कितने से कम हुआ। जो बच्चों का ध्यान नहीं है प्लीज ध्यान दो, एग्जाम के अंदर में 8 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। सो जब कभी भी कोई कंपनी अपना ही इशू किया हुआ प्रेफरेंस शेयर वापस खरीदती है तो हम लोग उसे टेक्निकली कहते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन के केस में कंपनी अपना इशू किया हुआ प्रेफरेंस शेयर वापस ले लेती है, उस चक्कर में कैपिटल स्ट्रक्चर कम होता है। कैपिटल कितने से कम होगा? जितने से खड़ा किया था। कितने से खड़ा किया था? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है? 100। नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कम भी कितने से होगा? 100। मैंने ये पूछा कि आपको बैंक बैलेंस कितने से कम होगा, मैंने क्या पूछा? कैपिटल स्ट्रक्चर कितने से कम होगा। ये बात समझ में आई? सो कैपिटल कम होगा 100 से। अब जैसे ही बात ये थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स को पता चली, इनको तकलीफ होगी कि नहीं? ये कंपनी को गाली मारना शुरू करेंगे ना। ये बोल रहे कि यार हमने जिस कैपिटल स्ट्रक्चर को देख करके आपको पैसे उधार दिए थे, आपने तो उसी कैपिटल स्ट्रक्चर की मदर सिस्टर कर दिया, आपने उस कैपिटल स्ट्रक्चर को ही कम कर दिया। पहले बाहर वालों का पैसा देना चाहिए या ओनर का? बाहर वालों का। घर में मिठाई आती तो पहले मेहमान को देते हैं, घर वाले खा लेते हैं? पहले मेहमान को, पहले बाहर वालों को दिया जाता है ना। तो यहाँ पे बाहर वालों को पहले पैसा देना चाहिए था, तुमने ओनर का पैसा, सॉरी,
ओनर का पैसा वापस किया कैसे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द ओनर ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी ओनर है, शेयर होल्डर्स ओनर है, कोई चाहे इक्विटी रहो चाहे प्रेफरेंस रहो, प्रॉफिट मिल रहा है ना इनको। तो यहाँ पे कंपनी बोलती ठीक है इतना गुस्सा मत करो, अब ये बताओ अब करे क्या? तो थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स बोल रहे हैं तुमने जिस कैपिटल स्ट्रक्चर को कम कर दिया, या तो उसे फिर से खड़ा करो या तो हमारा पैसा वापस करो। कंपनी बोल रही पैसा तो नहीं है, एक काम करते हैं, जो गिरा हुआ कैपिटल स्ट्रक्चर है रिडम्पशन की वजह से उसे फिर से खड़ा कर देते। ये पॉसिबल है क्या? यस, ये पॉसिबल है। अब तुम बताओ यहां कैपिटल स्ट्रक्चर कितने से कम हुआ? 100। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, 100 से कम हुआ। यही है ना वो 100। इसे फिर से खड़ा करने के कितने रास्ते मालूम है? 2। इसे फिर से खड़ा करने के कितने रास्ते? 2। या तो नए शेयर इशू करो, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, या फिर फ्री रिजर्व से अमाउंट ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। फ्री रिजर्व से कहां ट्रांसफर करो? सीआरआर में। अभी ध्यान से सुनना, पहला वाला तो हर किसी को समझ में आया होगा कि सर शेयर इशू करते हैं कैपिटल बढ़ता है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर, देखो जरा ध्यान देना, कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रही, कैपिटल कम हो गया, कैपिटल कम हो गया तो ठीक है, इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करना है सर, तो ये तो हमें भी समझ में आया, नए शेयर इशू कर देंगे तो कैपिटल फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, जरूरी है क्या नए शेयर्स लेने के लिए तुमको एप्लीकेंट सब्सक्राइबर्स मिल ही जाएंगे? अगर नए शेयर्स खरीदने के लिए कोई परचेसर बायर नहीं है तो वहां पे कंपनी क्या करती है मालूम है? कंपनी अपने रिजर्व को ही कैपिटल स्ट्रक्चर बना देती है। कंपनी अपने रिजर्व को कैपिटल स्ट्रक्चर बना देती है। अगर नहीं बनाए तो थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स छाती पे बैठ जाएंगे ना कंपनी के ऊपर आकर के कि हमारा पैसा वापस करो। सो अगर नए शेयर इशू नहीं हुए तो कंपनी क्या करती है? कंपनी गोइंग टू कैपिटलाइज इट्स फ्री रिजर्व। सर कैपिटलाइज करना ही है तो रिजर्व से बोनस शेयर दे दो। नहीं, कंपनी को बोनस भी नहीं देना है, लेकिन इस बार कंपनी बोल रही है मैं मेरे रिजर्व को कैपिटल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूंगी, लेकिन अभी बोनस शेयर्स नहीं दूंगी, आगे देना है तब दूंगी बट अभी नहीं देना है। तो उस समय कंपनी क्या करती है? फ्री रिजर्व से फंड्स कहां ट्रांसफर कर देती है? सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। रिडम्पशन के लिए बनाया हुआ रिजर्व है, प्लीज ध्यान से सुनना, किसके लिए बनाया हुआ रिजर्व है बेटा? रिडम्पशन के लिए। सर एक चीज बता दो, आप इस सीआरआर को कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हो? हमें यहाँ पे रिडम्पशन की वजह से जो कैपिटल कम हुआ हमें उसे फिर से खड़ा करना है, उस गिरे हुए कैपिटल को फिर से खड़ा करना है। तो एक रास्ता फ्रेश इशू ऑफ शेयर है, दूसरा वाला रास्ता क्या है? फ्री रिजर्व से सीआरआर में डालो। सर फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर है, समझ में आ गया। सीआरआर भी कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या? यस, सीआरआर भी एज गुड एज कैपिटल स्ट्रक्चर ही है। घर पे अगर शक्कर खत्म होगी तो चाय में पीसी हुई शक्कर या गुड़ डाल देते हैं ना, काम तो हो ही जाता है। तो ये एज गुड एज कैपिटल स्ट्रक्चर है। सर ये एज गुड एज कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे हुआ मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। आज नहीं तो कल ये किस में कन्वर्ट होगा? विल बी कन्वर्टेड इनटू बोनस शेयर्स ओनली। सीआरआर का सिर्फ एक ही यूज है, उससे हम लोग सिर्फ बोनस शेयर ही इशू कर सकते हैं और उसके अलावा और कोई दूसरा यूज नहीं है। मतलब सीआरआर देर सवेर किस में कन्वर्ट होने वाला है? इक्विटी शेयर्स में। मतलब सीआरआर कल चल के क्या बनने वाला है? कैपिटल स्ट्रक्चर। सर नहीं बना तो पॉसिबल ही नहीं है। इंसान पैदा हुआ तो मरेगा, इंसान लंदन जाओ, यूके जाओ, यूएस जाओ, कहीं पे भी जाओ, आखिरी में तो ऊपर ही जाना है। यस और नो? सो सीआरआर तुम कितने भी समय कैसा भी रख लो, उसका और कोई दूसरा यूज ही नहीं है। सीआरआर है मतलब समझ जाओ वो पोटेंशियल बोनस शेयर है। जैसे आप लोग पोटेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो,
आज नहीं हो लेकिन कल चल के बनोगे तो सही। वैसे ये सीआरआर आज शेयर कैपिटल नहीं है बट कल चल के बनेगा तो सही, और उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है 1000%। 0.1% का भी रिस्क नहीं है, क्योंकि सीआरआर का सिर्फ एक यूज है, एक बार फंड सीआरआर में गए तो समझ जाओ वो इक्विटी शेयर बन गए, क्योंकि सीआरआर आज नहीं तो कल किस में कन्वर्ट होने वाला है, बोनस शेयर्स में। बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स मतलब क्या, इक्विटी शेयर्स। इसीलिए सीआरआर को एज गुड एज कैपिटल स्ट्रक्चर बोला गया है। और ये सीआरआर क्यों रेस करते हैं, रिडम्पशन के तंटों के लिए। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिडम्पशन के चलते जो कैपिटल कम हो गया उस गिरे हुए कैपिटल को फिर से खड़ा करने के लिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाते हैं। रिडम्पशन के चलते जो कैपिटल कम हो गया उस गिरे हुए कैपिटल को फिर से खड़ा करने के लिए क्या बनाते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर एक काम करो ना, अभी से बोनस दे दो। अरे कंपनी को नहीं देना है अभी बोनस, बाद में देगी। इसलिए कंपनी ने कहां डाल के रख दिया, सीआरआर में। और कल चल के कंपनी इसी सीआरआर को यूज करके क्या देती है, बोनस। इसलिए देखो बोनस के चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या यूज किया था, सीआरआर। याद आया क्या? सो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे सीआरआर क्या है तो उसको बोलना वो कैपिटल स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। वो पूछेगा कैसे, बोलना सीआरआर आज नहीं तो कल इक्विटी शेयर कैपिटल ही बनने वाला है। मैंने आप सभी को बोला कि बच्चों मैंने मेरे घर पे शेर पाल के रखा है, आप घर पे आए देखने के लिए और शेर का छोटा सा बच्चा था। आपने बोला सर ये तो शेर का छोटा बच्चा है। मैंने बोला आज नहीं तो कल ये क्या बनेगा, शेर। समझ में आया क्या? अरे ये और नो, शेर का बच्चा शेर ही बनेगा ना, तो सीआरआर कल चल के इक्विटी शेयर कैपिटल ही बनेगा कि शेर का बच्चा बड़ा होकर गधा बनने वाला है। उसमें कोई दो राय है क्या? आज बनेगा नहीं तो कल बनेगा, बट बनेगा शेर ही। ये भी बनेगा इक्विटी शेयर कैपिटल। इसीलिए सीआरआर में फंड ट्रांसफर करना ये एज गुड एज कैपिटल स्ट्रक्चर में फंड ट्रांसफर करना है। और वही तो हमें चाहिए था, थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स को वही तो चाहिए था। तुम्हारे रिडम्पशन की वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो गया, इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के दो रास्ते। पहला, या तो नए शेयर इशू करो, या तो दूसरा फ्री रिजर्व से सीआरआर में डाल दो उतना ही अमाउंट, नॉमिनल वैल्यू। पर तीसरा एक और भी है, नए शेयर इशू किए 60 में से या 100 में से 60 के, तो तुम बताओ सीआरआर में कितना जाएगा, 40। कॉमन सेंस। नए शेयर इशू किए 90 के, तो सीआरआर में फ्री रिजर्व से सीआरआर में कितना जाएगा। नए शेयर इशू किए 100 के, तो फ्री रिजर्व से सीआरआर में कितना जाएगा। नए शेयर इशू किए 0 के, तो फ्री रिजर्व से सीआरआर में कितना है। ये हुई ना बात, आप समझा ना? आपको कुछ बात समझ में आई क्या? आगे बढ़ू थोड़ा सा। उसके बाद अभी एक और चीज, ये जो है ना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये एक प्रकार से लॉस हो गया ना कंपनी का, नुकसान ही है। 100 का प्रेफरेंस शेयर कंपनी वापस कितने में ले रही है, 120 में। 100 फेस वैल्यू का शेयर कंपनी बाइंग बैक एट 120 रुपीज, राइट। तो ये जो 20 का नुकसान है इसको हम लोग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो बोलते हैं। इस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को, इस नुकसान को हमेशा छाती पे लेके चलना है या धीरे धीरे राइट ऑफ करना है? राइट ऑफ करना पड़ेगा। और राइट ऑफ करने के लिए क्या चाहिए, फायदा। राइट ऑफ करने के लिए क्या चाहिए, फायदा। यस और नो, कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? राइट ऑफ करने के लिए हमें चाहिए फायदा। तो हम लोग हमारे फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम की मदद से इस प्रीमियम को क्या करेंगे, राइट ऑफ। यूजिंग फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम वी हैव टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कैसे राइट ऑफ करेंगे, क्या एंट्री रहेगी, सब बताता हूं, सब बताता हूं। बट हम लोगों को क्या करना होगा, इसे राइट ऑफ। ये चार्ट बस बना लो इतना। कोई अगर आपसे आज के बाद सवाल पूछे कि फ्री रिजर्व से सीआरआर में क्यों डालते, उसको नहीं दे रहा, बेट for the purpose of safety and security of the third party creditors we have to maintain the गिरा हुआ capital structure again, yes or no, and for this we have to transfer funds equal to nominal value taken out of free reserve from free reserve to CRR. डोंट वरी, जो मैंने बातें बोली मैं सब लिख करके दूंगा आपको, नरेशन में भी लिख के दूंगा, ठीक है।
अभी पहले चार्ट बना लो, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बताता। ये मैंने जो टेबल चार्ट बनाया है, ये चार्ट सेक्शन 55 है पूरा, वो थ्योरी फॉर्म में दिया है, हमने चार्ट फॉर्म में लिखा है। पीछे ठंडा हो रहा है कि नहीं, गर्म हो रहा है? 28 कर दो, 27 पे चल रहा था अभी तक। लिखा बेटा सभी ने? गणेश स्थापना कब है रे? 27 सितंबर ना? हो जाएगा अपना उससे पहले सिलेबस। 7 अगस्त न रे, सितंबर नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, सप्टेंबर है, मला वाटलं 7 ऑगस्ट। हाँ, आप पर है ना, लास्ट तक इधर आते रहना। आप ये मत करना, अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज आपने दे देना। टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको मॉडल आंसर दे दूंगा, है ना। आईसीआई की टेस्ट सीरीज के अंदर में वो ही मॉड्यूल के क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपने आईसीआई की टेस्ट सीरीज नहीं भी दी तो भी चलेगा, आईसीआई की कोई भी टेस्ट देख लो, मॉड्यूल के क्वेश्चन उसके अंदर में देते हैं वो, एज इट इज कॉपी पेस्ट। तो वहाँ लास्ट टाइम बहुत बड़ा बवाल हुआ था। मैंने उनको एक्चुअल में वो मैडम को बोला था, मतलब मैम मॉड्यूल के क्वेश्चन मत दो। वो तो मालूम ही बच्चों को, रो तो हमने क्लास में सॉल्व किए सारे, नए दे दो करके, हजार हजार रुपए लिए थे ना। तो ये मत करना, टेस्ट सीरीज यहीं बैठ करके दे देना आपने। और अकाउंट्स की, और बचे हुए 3 सब्जेक्ट के लिए स्कैनर देख लेना सुचिता का, है ना। मॉक टेस्ट दे देना ना, मॉक टेस्ट तो आईसीआई वो बोर्ड ऑफ स्टडीज कंडक्ट करता है, पुणे इंस्टीट्यूट नहीं कंडक्ट करती। मतलब पुणे इंस्टीट्यूट उसमें सिर्फ एक क्लर्क का काम कर रही है कि कंडक्ट करने का, क्वेश्चन तो दिल्ली से आते हैं ना। मॉक टेस्ट दे देना, 100 रुपए। हाँ, पर पेपर 100 रुपए कुछ ऐसा है, तो वो दे देना, मॉक टेस्ट तो दे दो, मॉक टेस्ट मिस नहीं करना, मॉक टेस्ट देना। लिखा बेटा सभी ने? मॉक टेस्ट दे देना। बाकी वो जो 2-2 हजार रुपए पर सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज वगैरह वो मत लगाना कुछ। लगा लिए? हाँ हाँ, वो कुछ काम नहीं, ऐसे वो हो तो जाता उसमें। अकाउंट्स का यही अपना, अकाउंट्स के लिए कोई टेस्ट सीरीज मत लगाना, आपने जो फीस पे किया उसी में सब है, यहीं से टेस्ट सीरीज हो जाएगी। हाँ अच्छा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मेरे को लास्ट वाले बच्चे बोले कि आईसीआई के मॉड्यूल से ही क्वेश्चन थे पूरे। हाँ, ओके, नहीं लास्ट टाइम साइली मैम नहीं थी। साइली मैम अच्छी है टेस्ट सीरीज के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए बहुत अच्छी है ना। तो वो कोई दिक्कत, लास्ट टाइम अलग मैम थी कोई तो। साइली मैम टेस्ट सीरीज ले रही है तो फिर लगा लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं। वैसे अपने यहाँ पे भी अकाउंट्स का हो गए टेस्ट पूरा, तो अपने आप इधर दे देना, है ना। नहीं नहीं, अपनी तो टेस्ट सीरीज होगी नहीं आगे, अपनी टेस्ट सीरीज होगी टॉपिक वाइज होगी पूरी, हर एक टॉपिक का होगा, तो यहाँ दे देना आप बैठ करके। लिखो एक एग्जाम्पल। आ जाओ बच्चों, एक एग्जाम्पल देखना अच्छे से। लिखो बेटा, HM Limited wants to redeem its preference shares, wants to redeem its preference shares of ₹100 at 10% premium. आगे लिखो, company have
sufficient balance in reserves, pass necessary journal entry. Pass necessary journal entries. Pass necessary journal entries. कंपनी के पास सफिशिएंट बैलेंस है रिजर्व्स में. सर इसका क्या मतलब है सफिशिएंट बैलेंस है? बताता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करते करते. अब सबने अगर क्वेश्चन लिख लिया होगा तो अब जब तक मैं आंसर पूरा नहीं लिखूं तब तक आप कुछ भी मत लिखना, मैं लिखने के लिए समय देता हूँ, है ना. सिर्फ एक बार समझो पहले. ऐसी छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे और फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लिखा सभी ने? लिखा बेटा? चलो अभी देखो जरा बोर्ड पे ध्यान देना. सबसे पहले देखो मैं क्या लिख रहा हूं. अमाउंट लिखना मत अभी आप. रिक्वायर्ड फुल कंसंट्रेशन, हाँ, रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन. कैलसी उठाओ मुझे बताओ अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन कितना है? 110. इसमें नॉमिनल वैल्यू कितनी है बच्चों बताओ? और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है बच्चों बताओ? ये कितना है? 100. इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को, हाँ बच्चों, नीड टू बी क्या करना होगा? राइट ऑफ. नीड टू बी राइट ऑफ यूजिंग किसकी मदद से? फ्री रिजर्व और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम. फायदे वाले प्रीमियम की मदद से नुकसान वाले प्रीमियम को राइट ऑफ करना पड़ेगा. एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर इशू करने पे जो प्रीमियम मिला होगा उस प्रीमियम की मदद से ये प्रीमियम हम लोग क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे. क्योंकि लॉस को हमेशा साथ में लेके तो नहीं चल सकते. बैलेंस शीट कितनी गंदी दिखेगी सोचो. लाइबिलिटी साइड में रिजर्व सरप्लस में माइनस बैलेंस दिख रहा है. कोई नया इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेगा क्या उस कंपनी में? समझ में आ रही क्या बात? मान ले तेरे चेहरे पे कहीं पे दाग है तो तू उसको हमेशा ऐसे लेके चलेगा या मेकअप से छुपाएगा? छुपाएगा ना थोड़ा बहुत तो भी. एटलीस्ट शादी के समय तो छुपाएगा. कोई इन्वेस्टर तेरे अंदर, कोई लड़की तेरे को फाइनल करेगी क्या? समझ में आए ना. तो थोड़ा बहुत मेकअप, वो देखो ना आजकल वो फिल्टर आते हैं बहुत सारे, उससे आपका चेहरा कितना क्लीन दिखता है. इंस्टाग्राम पे या किस पे रहते हैं? स्नैपचैट पे फिल्टर्स. तो कहीं ना कहीं वैसे ही कंपनी का भी है. लॉसेस दिखने नहीं देती है कंपनी. लॉसेस को क्या करते रहती है? राइट ऑफ करती है. और लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए क्या चाहिए? फायदा. तो ये नुकसान वाले प्रीमियम के लिए या तो फायदे वाला प्रीमियम जो इशू करने पे जो मिला था आपको, या फिर फ्री रिजर्व होना चाहिए आपके पास. रिजर्व सरप्लस, फ्री रिजर्व, रिजर्व सरप्लस. फ्री रिजर्व यानी पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस बोलो, या जनरल रिजर्व बोलो, या रेवेन्यू रिजर्व बोलो, या ऐसा रिजर्व जो कि अदरवाइज अवेलेबल है फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. ये बात समझ में आ रही? तो मुझे उस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को पक्के में राइट ऑफ करना ही पड़ेगा. मैं साथ में लेके नहीं चल सकता उसको. समझ में आई बात? अब ध्यान से सुनना बेटा. अब ये केस है. अब आप सभी को एक चीज मालूम है, कंपनी अपना प्रेफरेंस शेयर वापस खरीद रही है. शेयर इशू करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बढ़ता है. कंपनी वापस खरीद रही है, रिडीम कर रही है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम होगा. कैपिटल का याद करो, लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम गेन, क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट. तो देखो जरा, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कैपिटल कितने से कम हो रहा है? 110 और 100. लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे कितने देने हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अमाउंट देनी है 110. बोलो नुकसान कितने का हुआ? लॉस का. डेबिट बैलेंस, लॉस बढ़ता है, डेबिट करो. लॉस का नाम क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. सो सबसे पहली एंट्री, कैंसलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. लॉजिकल है. हर चीज के पीछे की वजह समझ में आई. डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ, सही है ना. प्रेफरेंस शेयर इशू करते तो शेयर कैपिटल बढ़ता है. यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर वापस ले रहे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम किया. देखो पीएससी डेबिट किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट.
नुकसान हो रहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन उसको डेबिट किया, नुकसान का डेबिट बैलेंस है, नुकसान बढ़ रहा है डेबिट करो, सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को डेबिट किया। और ये सारा पैसा किसको देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। जब भी किसी पार्टी या पर्सन को पैसा देना है तो उसे क्या करो? क्रेडिट करो। सो इसलिए मैंने टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लिख दिया। यस और नो? उसके बाद मान लो अब क्वेश्चन के अंदर में आपको बस इतना दिया है, कंपनी हैव सफिशिएंट बैलेंस इन रिजर्व। ये तो हमने ऊपर का पढ़ के कंसिडर कर लिया ना, कंपनी वांट्स टू रिडीम एट 10% प्रीमियम। अब यहां पे कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कितने से कम हो रहा है? 100 से। इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को बगैर बोले आपको फिर से खड़ा करना होगा, और उसे रेस करने के कितने रास्ते? 2। पहला रास्ता आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, और दूसरा रास्ता आउट ऑफ फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब आपका सवाल, सर इन दोनों में से कौन सा रास्ता यूज करना चाहिए? सवाल जवाब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना। अब क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या फ्रेश इशू के बारे में? फ्रेश इशू के बारे में कुछ भी बोला है? नो, क्वेश्चन में फ्रेश इशू के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसलिए फ्रेश इशू यहाँ पे कितना है? 0। 100 में से 0 गया, बोलो बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 100। और फ्री रिजर्व में पैसा है क्या? हाँ बोला है, कंपनी हैव सफिशिएंट बैलेंस इन रिजर्व। समझ में आया वो क्यों दिया था? सो यहाँ पे हम लोग उस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे खड़ा कर रहे हैं? बाय ट्रांसफरिंग, सुनना पूरा गहराई है सेंटेंस में, बाय ट्रांसफरिंग नॉमिनल वैल्यू टेकन आउट ऑफ फ्री रिजर्व टू बी ट्रांसफर्ड टू CRR to maintain the capital structure of the company for the safety and security of third party creditors। सर वापस लिख के दे दो, यहां पे लिखता हूं नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड। प्लीज ध्यान देना, मेरे को मालूम है मैंने आपको लिखने के लिए मना कर दिया और लंच के बाद का टाइम है और आप खाली बैठे बैठे थोड़े बहुत कुछ बच्चे थोड़े सोने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्दी वो समय आएगा जब आपके हाथ में पेन आएगा तब नींद उड़ जाएगी। नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड, तब तक बस अपने आप को रोक के रखना। नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन टेकन आउट ऑफ फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू CRR। क्यों 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 ट्रांसफर करना है? टू मेंटेन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। क्यों, किसके लिए? फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स। ये डिटेल में लॉजिक कहीं दिया नहीं रहता है जनरली, क्यों करते हैं? पहले इंटर की किताबों में दिया रहता था, पहले पोथी आती थी इंटर की, पोथी वो ठोकड़ा बड़ी किताब आती थी एक, तो उसमें सब लिखा रहता था पहले। अब वो आजकल बड़ी किताबें मार्केट में देखने ही नहीं मिलती है, बट उसके पीछे की वजह ऐसी है, उन बड़ी किताबों का सेल ही नहीं होता है, क्योंकि आज के बच्चों को चाहिए सब कुछ शॉर्ट में, फटक से, एकदम कम पढ़ के जल्दी से पास होना है। तो उस कारण से वो बड़ी किताबों का सेल होता नहीं, तो वो ऑथर्स भी बड़ी किताब निकालते नहीं, है ना। पहले एक पाठक की बुक आती थी, पाठक, CA फाउंडेशन की बुक 1400 पेज की थी, उसके छोटे छोटे फॉन्ट, वो भी बताओ ना करीब करीब 1500 पेज, तो इतनी सिर्फ फाउंडेशन की, और इतना प्यारा एक्सप्लेनेशन, ऐसा लगता है वो खुद वो पाठक सामने बैठ करके समझा रहा है। इसलिए बोलते बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड। पेशेंस बहुत लगता पढ़ने के लिए, है ना। तुम्हें क्या लगता है टीचर क्या माँ के पेट से सीख के आता है क्या? नो, टीचर एकदम शांति में पेशेंस के साथ कोई बड़ी किताब लेता है, 2-4 ऑथर की किताबें पढ़ता है, अपने जीवन का कीमती समय उसमें डालता है। तुमको अब ऐसे तुम्हारी भी मजबूरी है, तुम इतनी बड़ी किताब पढ़ोगे तो बोलेंगे कि सर 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक सब्जेक्ट 1 साल में थोड़ी पढ़ना है। टीचर के पास एक सब्जेक्ट 1 साल रहता है पढ़ने के लिए, 1-2 साल पढ़ ही रहा है, तो हो जाती है ऐसी 3-4 किताबें। बट आपकी मजबूरी ऐसी है, बट अब वो कोई बड़ी किताबें लेता नहीं ना,
तो उसका मार्केट में अब आना भी बंद हो गया। अब सब छोटी छोटी किताबें आती है। देखो हर कोई ये इस पे जोर देता है कि कॉम्प्रहेंसिव, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, छोटी सी नोट्स, समरी नोट्स, फास्ट ट्रैक, ये वो। स्लो ट्रैक कोई बुक आती नहीं है, फास्ट ट्रैक आती है। बट एक्चुअल में सक्सेस स्लो ट्रैक में ही है। कुछ चीजें धीरे धीरे अच्छी लगती, फटाफट में क्या है। आ जाओ अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे फ्रेश इशू के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। सीन्स नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, देयरफॉर फ्रेश इशू हमने कितना अज्यूम किया बच्चों? 0। पेपर में सब नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैं आपके लिए लिख के दे रहा हूँ। कल चल के जब आप पढ़ोगे तो आपको वजह पता होना चाहिए सब क्यों हो रहा है। पेपर में क्या लिखना मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना इसके, तो वो जो कर लिखेंगे वो पेपर में लिखना है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर 100। 100 में से फ्रेश इशू की मदद से कितने का कैपिटल स्ट्रक्चर कितने से कम हुआ? 100 से। फ्रेश इशू से कितना रेस कर रहा है? 0। इसीलिए पूरा का पूरा कहां से आएगा? फ्री रिजर्व से सीआरआर। क्योंकि 100 में से फ्रेश इशू 0 है तो बचा हुआ 100 पूरा कहां से रेस करेंगे? फ्री रिजर्व से सीआरआर। उसके लिए एंट्री क्या करेंगे? फ्री रिजर्व कम हो जाएगा ना बच्चों, फ्री रिजर्व से फंड निकालेंगे और सीआरआर में फ्री रिजर्व से निकालेंगे तो रिजर्व कम। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फायदा है, फायदे का क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो डेबिट करो और रिजर्व में डाल देंगे सीआरआर में। सो टू सीआरआर, बराबर है ना। इसका नरेशन क्या रहेगा? यही। अरे आपके लिए पेपर में कैसा लिखना मैं बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए ना कल चल के क्यों कर रहे सीआरआर। उसके बाद में अब इसे राइट ऑफ करना है। हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस रिजर्व में ऐसा बोला है ना, तो इसी फायदे की मदद से इस नुकसान को राइट ऑफ कर दो। फिर से फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट। और पहले प्रीमियम को क्या किया था? अब राइट ऑफ करना है तो प्रीमियम को क्या करूं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यूजिंग किसकी मदद से? फ्री रिजर्व। उसके बाद सबसे लास्ट में पेमेंट कर दो क्या रे? पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या किया बच्चों? क्रेडिट। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है तो क्या करेंगे? टू। हो गया, खेल के तो कुछ था क्या रे इसमें? पहली एंट्री, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। पांचवी क्या है? फाइनल सेटलमेंट। सर ऊपर तो बोला भी नहीं था 5 एंट्री करने के लिए, प्रश्न 2 लाइन का था, आपने एंट्री 5 कर दी बगैर बोले 5 एंट्री आएगी आएगी। 5 में से कभी कभी 4 आएगी, जैसे यहाँ पे फ्रेश इशू है नहीं तो आपको बोलेंगे नहीं, आपको खुद से होके समझना होगा। रिडम्पशन बोलते ही आपके दिमाग में 5 एंट्री आ जानी चाहिए। कैसे? रफ से। कैसे आनी चाहिए? रफ से। और खप से लिख देना। फाइनल सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो गया। अब 1 बाय 1 इसके अंदर में डाउट पूछो, सर आपने ऐसा क्यों किया या कुछ चीज नहीं समझी तो मुझे वैसा पूछो। फ्रेश इशू नहीं है तो नहीं लिखने का, है तो लिखेंगे। नहीं, वो पूरा पैसा एक साथ आ जाता है, उसमें इंस्टॉलमेंट नहीं रहती। अभी ये एक एग्जांपल है ना, एक एग्जांपल में फ्रेश इशू वाला लूंगा, ये विदाउट फ्रेश इशू वाला था। किसी कोई डाउट बेटा इसमें? सीरियसली लिखो, कैसा भी लिखो, ऊपर चार्ट बना करके नीचे 1 2 3 4 5 लिखो, या चार्ट बना करके ऐसी सूर्य किरण निकाल के वैसी एंट्री लिख लो। देखो ना इतना तो होगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है, पेपर में आता है बेटे, लिखो।
कितने का था रे फोन? 60,000 रुपए का? भाई साहब। मैंने वो फोन लिया सीए बनने के 13 साल बाद। पहले नोकिया का था सेकेंड हैंड फोन। बीकॉम फाइनल के बाद मैंने पहली बार जीवन में हाथ में फोन लिया। ये उस समय यार 9 रुपए इनकमिंग का था पर मिनट और 18 रुपए पर मिनट आउटगोइंग कॉल के लगते थे। एक एसएमएस का 1 रुपया लगता था। हम लोग मिस कॉल देके छोड़ देते थे बस। मिस कॉल से समझ जाते थे। 2 बार मिस कॉल दिया मतलब ये, 1 बार मिस कॉल दिया मतलब नो, 2 बार मिस कॉल दिया मतलब यस। बहुत सारी कोड लैंग्वेज थी ऐसी। क्योंकि फोन उठा लिया कि गए रब से 1 मिनट, क्योंकि 2 सेकंड भी हो गए तो 1 मिनट के पूरे पैसे लगते थे। 1 मिनट 1 सेकंड हो गया तो पूरा पैसा लगता था, इसलिए बरोबर 59 सेकंड पे कॉल कट। बट कोई गम नहीं, 60,000 का फोन लेना, पास हो जाना फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट। किसका फोन है वो? अगर फेल हुआ बेटा, पास ही चाहिए अपने को। यानी बहुत हिम्मत लगती मम्मी पापा को, मतलब बहुत उनके पैसे लगे हुए रहते, टाइम, उम्मीद है। आप फेल हो गए तो क्या, उनको 6 महीने तक बहुत खून के घूंट पीने पड़ते, लोगों के बहुत बोलने सुनने पड़ते। आपको बोलते नहीं वो लोग, बट रहता है ऐसा। सबसे पहले तो बुआ और मासी बोलती है। अरे ठीक है, किसी की बुआ अच्छी तो किसी की मासी अच्छी, बट कोई ना कोई टॉक्सिक रहता जरूर है। नहीं यार, मैं तो दुआ करता हूँ आप सबकी बुआ मासी अच्छी रहनी चाहिए, बट इन जनरल नहीं तो दोस्त यार, रिश्तेदार, नहीं तो नातेवाहिक। और गलती से तुम्हारा फेल और उसका बच्चा अगर कोई सड़ी सी एग्जाम भी पास हो गया ना, तुम्हारा बुरा समय तब नहीं रहता, जब तुम तकलीफ में रहते। तुम्हारा बुरा समय तब शुरू होता जब तुम्हारी तकलीफ के बारे में लोगों को पता चल जाता है। समझे ना? कंपैरिजन बहुत खतरनाक होती फिर। देखा तेरे को 2 टाइम खाना खाने को लड्डू चाहिए, लड्डू बनाए तेरे लिए, चाय बनाई, तेरे काम किए। और लड़कियों को तो इतना बोलना सुनना पड़ता है ना। तेरे को किचन में भी काम करने नहीं बुलाती थी मैं। तेरे को घर पे एकदम पूरा एकदम रानी की तरह रखा, और तू फेल हो गई। लड़कों को क्या है, 2 बार गाली मारेंगे लड़का वापस बाहर चल जाएगा। लड़कियां बाहर भी नहीं जा सकती बेचारे, घर में रह के रोज टॉन्ट सुनने। नहीं, मेरे अंकल की लड़की को टॉन्ट सुनने पड़ रहे थे ना जब उसका एमडी की एग्जाम फेल हो गई थी। मैंने कहा ऐसा लड़के को तो इतना बोला नहीं तुमने, मैंने चाची को बोल दिया था। मेरे मेरी सिस्टर मेरे को बोली ना, बोले यार भैया बहुत टॉन्ट पड़ रहे। मतलब रुक, मैं आ रहा हूँ बोला घर पे। ये दिवाली के समय जब गया था ना तब बोला था मैंने। फिर मैंने अच्छी खबर ली सबकी। बोला लड़के जब फेल हो गए तब तो तुमने कभी लड़कों को नहीं बोला। और ये बेचारी फर्स्ट टाइम एमडी की एग्जाम फेल हुई, डॉक्टर है, डॉक्टर बन गई, एमडी की एग्जाम फेल हो गई, एमडी एंट्रेंस और आगे। मतलब फिर से दे देगी। बोले बाहर भी गए तो पूछते, बोले एग्जाम तो फेल हो गई है, बाहर जाके क्या करेगी, घर पे बैठ काम सीख, क्लिनिक यहाँ नहीं खोलना है, तू जहां भी जाएगी शादी के बाद वहां क्लिनिक खोलना, तब तक के रोटी बनाओ। फिर लड़ झगड़ के होम टाउन में क्लिनिक स्टार्ट करवाया उसका। बोले शादी 2 साल बाद होगी तो 2 साल के लिए क्लिनिक रहने दो, बट रहने दो। भूल जाएगी ना, नहीं तो डॉक्टर ही किया हुआ।
यही स्थिति को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम लेके आया है विमेंस के लिए, क्योंकि औरतों के ऊपर अत्याचार बहुत होते हैं ना पहले, तो विमेंस के लिए लोन स्टैंड अप इंडिया 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिलता है क्या? हाँ, नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन टेकन आउट ऑफ फ्री रिजर्व, टेकन आउट ऑफ फ्री रिजर्व के बाद कॉमा ट्रांसफर टू सीआरआर। क्यों 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 ट्रांसफर करना है? टू मेंटेन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। किसके लिए? फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स। भारत में और अभी 10-15 साल लगेंगे, वो सिर्फ साला किताबों में और मूवीज में रहता इक्वालिटी लड़के और लड़की का। मेरे को तो मेरे गांव में दिखता नहीं बॉस, गांव में दिखता ही नहीं। गांव में कोई लड़की आइसक्रीम की दुकान पे शाम में आ जाए तो बोलते अरे अरे वो उनके घर की लेडीज, उनके घर की लड़की मार्केट में आइसक्रीम के शॉप पे दिखी थी आज। अरे तो शहरों में तुम आके देखो, सुट्टा मारती दिख रही लड़कियां, तब कोई तकलीफ नहीं। मेरी चाची इधर आई थी ना बॉस, जब उन्होंने देखा हमारी सोसाइटी के नीचे वो पूरा वो खाऊगल्ली टाइप मार्केट ही है ना, मेन मेन रोड ही है पूरा, वो पूरा दोनों साइड में चाय कट्टा, ये टी बार, सुट्टा बार, ये बार, सब वहीं पे, सब सारा पूरा खाऊ मार्केट है, दाबेली वाबेली सब सब दुकानें लगती वहीं पे। और सब ऐसा वो क्लास क्राउड है उधर का, बानेर बावदान साइड का। तो वहां पे कि नहीं, जब उन्होंने देखा चाची ने, और मेरे को क्या बोलती है, अरे अरे मैं नहीं भेज रही बोले इसको, मेरी बेटी को उधर, मतलब मेरी अंकल की लड़की को। बोला क्यों? अरे बोले देख, बोले सब इधर क्या कर रहे हैं। बोला तुम वो कहीं भेजो मत भेजो, आखिरी में होगा वो ही जो वो चाहेगी। अब तुम्हारा संस्कार जो तुमने उसको दिए वो समय खत्म हो गया, अब बस बोला तुम्हारे संस्कार काम करेंगे। कुछ लोग ये सब करके भी अच्छे रहते हैं, कुछ लोग ये नहीं करके भी मन में कपट रहता है, तो क्या काम का। तो भेजा ही नहीं आखिर पर। मैंने बोला एमडी की तैयारी करने के लिए पुणे भेज दो, नहीं बोले पुणे नहीं भेजूंगी। और लड़के लोग गए, बोला हमारे घर के लड़के लोग पुणे नागपुर सब जगह गए हुए। लिखा क्या? मैं तो मेरे बेटी के सामने, कोई मेरे बाजू वाले नेबर के यहाँ पे छोटा बच्चा है ना, वो बोलते ना, वो बच्चे को भी बोलते रहते अरे क्या लड़कियों जैसा रोता। तो मैंने उनको उस दिन डांट दिया, मतलब लड़कियों जैसा रोता मतलब क्या है? मेरी बेटी भी खेलती है ना नीचे उनके साथ में, मतलब ये क्या बात हुई लड़कियों जैसा रोता? मतलब लड़के ने कुछ भी गलत काम किया तो क्या छुरी टाइप कर रहा है, लड़की टाइप कर रहा है, मतलब क्या है? रोना क्या लड़कियों का ही रहता है क्या सिर्फ? तुम लड़के को सिखाओ ना, क्या रो रहा है ऐसा बोलो, लड़की टाइप रो रहा है ये बोलने, लड़की बोलने की जरूरत क्या थी वहां पे? तो मेरी बीवी मेरे को बोलती साला तुमको अभी लड़की हुई है, बोले इसलिए तुम इतना ये कर रहे, लड़का हुआ रहता तो नहीं। पर इंसान की मेंटेलिटी चेंज होती है बच्ची होने के बाद, लड़का होने के बाद इतनी नहीं चेंज होती थी शायद, लड़की होने के बाद काफी हद तक चेंज हो जाती है। तुमको हंसी आ रही है साला, अभी जब तुम बाप बनोगे तब समझ में आएगा। चलो लिखा कैसे भी ने? लिखो, एक एक एग्जांपल और लिख लो। कितनी एंट्री से जल्दी जल्दी से बताओ तो मुझे, एक बार देखना। ये फर्स्ट एंट्री, कैंसलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सेकेंड एंट्री, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, जो इस केस में नहीं थी। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री, नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ट्रांसफर टू सीआरआर to maintain the safety and to maintain the capital structure of the company for safety and security of the third party creditors.
रिडम्पशन की वजह से जो कैपिटल स्ट्रक्चर कम हुआ, उस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फ्रेश इशू की मदद से बढ़ाया, और जरूरत पड़ी तो फ्री रिजर्व से सीआरआर, और अगर फ्रेश इशू 0 है तो पूरा का पूरा फ्री रिजर्व से सीआरआर। क्यों कर रहे हैं? टू मेंटेन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। क्यों मेंटेन करना है भैया? वरना थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स अपना दिया हुआ पैसा वापस मांग लेंगे। फोर्थ एंट्री, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यूजिंग फ्री रिजर्व। फिफ्थ एंट्री, फाइनल सेटलमेंट विद द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये बात समझ में सभी को? पांचों एंट्री इजी है। कौन सी 5 एंट्री रहेगी? कौन बच्चा बोल पाएगा? फर्स्ट एंट्री, कैंसलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेकेंड एंट्री, फ्रेश इशू। थर्ड, ट्रांसफर टू सीआरआर। फोर्थ, राइटिंग ऑफ प्रीमियम। पांचवी, फाइनल सेटलमेंट। बोल पांचों एंट्री एक साथ बोल। कैंसलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फ्रेश इशू तीसरी, ट्रांसफर टू सीआरआर फोर्थ, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हाँ, फाइनल सेटलमेंट। सिंपल। कौन ट्राई करेगा पांचों एंट्री? बोल दीजिए ना, बोलो। हाँ तू बोल। यस बोल मुन्ना। कैंसलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दूसरी फाइनल सेटलमेंट नहीं, दूसरी फ्रेश इशू, ट्रांसफर टू सीआरआर। हाँ वेरी गुड, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और पांचवी फाइनल सेटलमेंट। वेरी गुड। अब लिखो, कंपनी वांट्स टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर। लिखो बेटा एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, HM Limited wants to redeem preference shares of rupees 100 at 10% premium. Company have issued, आगे लिखो, company have issued 6 equity shares of rupees 10 at 20% premium. And for balance one can or you can use reserves। बचे हुए अमाउंट के लिए रिजर्व। फ्रेश इशू कितना किया बेटा यहां पे बताओ तो? 6 इक्विटी शेयर्स। चलो बता दो अब मुझे। पहली एंट्री सेम रहेगी। पहले एक काम करो, क्वेश्चन लिखो, आंसर मत लिखना अभी। पहले क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया सभी ने? पहले क्वेश्चन लिखो, आंसर मत लिखो। मैं एक्सप्लेन करता हूं उसके बाद लिखना। ऋग्वेद बोल रहा है स्क्रॉल करो पांचवी एंट्री। ऋग्वेद लिखा क्या रे? पांचवी एंट्री कौन सी है? पांचवी यही है ना, फाइनल सेटलमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। ठीक है, सबने लिखा क्वेश्चन? एंड फॉर द बैलेंस यू कैन यूज रिजर्व। फॉर द बैलेंस यू कैन यूज रिजर्व मतलब बता दो क्या है तो। अगेन कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करना चाहती है। मुन्ना प्लीज देखना, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम पे रिडीम करना चाहती है। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन 110। सही है ना? यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है। पहली वाली एंट्री तो सेम ही रहेगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 110। दूसरा फ्रेश इशू की एंट्री आएगी क्या इस बार? यस। बोलो कितने शेयर्स इशू किए इन्होंने फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन? 6। एक की फेस वैल्यू कितनी थी? 10। इशू कैसे किया? इशू 20% प्रीमियम मतलब इशू प्राइस कितना है? 12 रुपए। आउट ऑफ फ्रेश इशू बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। फ्रेश इशू के पहले यहां पे एक फिगर लिखूंगा मैं। एक फिगर लिखूंगा। फिगर क्या लिखूंगा मैं यहां पे? एक फिगर।
ये फिगर लिखने के बाद बैलेंसिंग फिगर यहां वाली फिगर आएगी, बाद में एंट्री की बात करूंगा। मैंने जो बात बोली बहुत काम की थी अभी। हाँ, डायरेक्ट एंट्री की घाई नहीं करना, पहले एक फिगर लिखना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कैपिटल कम कितने से हो रहा है रिडम्पशन की वजह से? 100। उस गिरे हुए कैपिटल को हम लोग कैसे खड़ा कर रहे हैं? नए शेयर इशू करके। नए शेयर कितने इशू किए? 6। नए शेयर में एक की फेस वैल्यू कितनी है? 10। इशू प्राइस कितनी है? 12। तो अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पे हम लोग कौन सी फिगर लिखेंगे? फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। सर ये इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है फेस वैल्यू एक्चुअली रिसीव्ड, जो फेस वैल्यू एक्चुअल में हाथ में आया उतने ही फेस वैल्यू को कंसिडर करेंगे कि कैपिटल उतने से बढ़ा है, बाकी नहीं। तुम बताओ 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू किया, बोलो एक्चुअल में फेस वैल्यू कितनी हाथ में आई? कुछ बच्चे बोलेंगे 12 हाथ में आया। मैंने क्या पूछा? फेस वैल्यू कितनी हाथ में आई? 10। 10 और 12 में आपका आंसर क्या है इस बार? 10। 10 रुपए का शेयर 9 में इशू किया, बोलो एक्चुअल में फेस वैल्यू कितनी हाथ में आई? 9। 9 ना, 10 नहीं ना। फेस वैल्यू कितनी? टोटल फेस वैल्यू 10 है, हाथ में कितनी आई? 9। बताओ 10 और 9 में आंसर क्या आया? 9। आप कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ले लो, हर बार आंसर क्या आएगा? विच एवर इज लो। इसलिए मैंने डायरेक्ट रूल ही बना दिया। समझ में आया ना? सो यहाँ पे फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। बोलो बेटा फेस वैल्यू कितनी है? 10। इशू प्राइस 12, लोअर 10 इंटू नंबर ऑफ शेयर 6। तो ये फिगर कितनी आई? तो इधर बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? अब ये फिगर लिख दिया ना यहाँ पे। इस फिगर की मदद से हमने सीआरआर निकाला। इस फिगर का और जर्नल एंट्री का कोई संबंध नहीं है। अब जर्नल एंट्री कर दूं क्या? जर्नल एंट्री जैसी बचपन से करते आ रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 6 शेयर इनटू 12 72, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 60 और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 12। हो गई जर्नल एंट्री, हो गई क्या? और यहाँ पे ये जर्नल एंट्री कितने की रहेगी? अब 40। ये कितने की रहेगी? 40 ना। और इधर में कितना है बेटा आपका? बाकी सब तो सेम ही है। हो गया, लिख लो। ये सबसे ज्यादा काम की चीज थी, फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच इज लोअर। खत्म। तो पहले हमने एक फिगर लिखी, इस फिगर के बाद में ये बैलेंसिंग फिगर निकाला। क्वेश्चन लिखा ना सभी ने? हर बार वही 5 एंट्री है। लिखो जितना इसके अंदर में आता है अभी समझ में, 10-20% भी समझ में आया काफी है। इसके क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे बहुत सारे। सेल्फ प्रैक्टिस में भी है, सॉल्व में भी है, दोनों जगह पे है। राइट? ये कंप्लीट करो, इतना ये लिख लो अच्छे से, और अभी के अभी इसको रिवाइज करना है, और फिर उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी आज।